हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक शानदार वीडियो के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं पे है। इसके पहले हमने दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के विषय में पढ़ा था। आज हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अर्थात गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, हम उसको देखेंगे। तो चलिए फटाफट परिभाषा पहले देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो यहाँ पे बिना देरी किए हुए पहले हम परिभाषा को देख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम समझते चले जाएंगे चित्र के द्वारा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कि कहाँ पे क्या चीज होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, यहाँ पे देखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये दर्पण ले लेते हैं, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, तो अगर इसके ध्रुव की बात करेंगे, इस दर्पण के ध्रुव की बात करेंगे, तो यहाँ पे मध्य बिंदु हमने यहाँ पे इंगित कर दिया, मान लेते हैं ये इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे P ले लिया। उत्तल दर्पण में इस तरीके से ये, तो दर्पण का ध्रुव इतना जानिए कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और अगर इसके प्रदर्शन की बात होगी तो इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि हमने P से इसको प्रदर्शित कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, मध्य बिंदु का मतलब ये हो गया, जैसे हमारा दर्पण जो है अगर 8 सेमी लंबा है, तो हमारा इधर से 4 सेमी और इधर से 4 सेमी, अर्थात जो मध्य बिंदु आएगा, ये 8 सेमी का मध्य बिंदु, 4 सेमी वाला पॉइंट जो आएगा, वही हमारा दर्पण का ध्रुव होगा। तो एक बार इस परिभाषा को फिर से समझ लेते हैं कि दर्पण के, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, उसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। मध्य बिंदु जो होगा, मिडिल पॉइंट जो होगा, उसी को कहेंगे दर्पण का ध्रुव। तो यहाँ पे दर्पण के ध्रुव हम उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और इसके प्रदर्शन की बात होगी तो इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि दर्पण के ध्रुव की जो अंग्रेजी होती है वो होता है पोल। पोल मतलब होता है दर्पण का ध्रुव। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो अंग्रेजी वर्ड होता है उसका पहला अक्षर ही जो होता है वो प्रदर्शन के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे अगला हमारा जो है वक्रता केंद्र, दूसरी जो परिभाषा है इससे संबंधित, वो है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या है, इसको देख लेते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गोली दर्पण जो होता है वो एक खोखले गोले का भाग होता है। गोली दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों ही एक खोखले गोले का भाग होते हैं। जरा यहाँ पे देखिए, खोखला गोला हमारे पास मान लेते हैं ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर हम उत्तल दर्पण बनाना चाहेंगे तो हम इसको इतना कट कर लेंगे, यहां से इतने भाग को इसके कट कर लेंगे, और यहाँ पे दबे हुए भाग में, हमने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि दबे हुए भाग में कलई कर देंगे, और ये उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन करने लगेगा, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अर्थात सभी गोली दर्पण जो होते हैं, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वह एक खोखले गोले का भाग होता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, एक खोखला गोला, अर्थात ये दोनों खोखले गोले के भाग होते हैं। तो यहां देखिए, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र, जो खोखला गोला होता है उसका केंद्र दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है। दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है। अगर हम यहाँ पे इस गोले को, इस सर्कल को पूरा कर देते हैं इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी गोले का कोई केंद्र होता है, किसी का अगर कोई वृत्त है तो उसका एक केंद्र होता है, उसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर हम इस तरीके से उत्तल दर्पण के सर्कल को पूरा करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई मिडिल पॉइंट आएगा, वही कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र। तो इसको ध्यान दीजिएगा। हालांकि जो वक्रता केंद्र होता है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कोई अहम भूमिका नहीं निभाता, क्योंकि यह गोली दर्पण वृत्त का केंद्र होता है जो कि इसमें यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा तीसरा डिफिनेशन है वो है वक्रता त्रिज्या का। और अगर इसके प्रदर्शन की बात करेंगे तो वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को P से
और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। हमारी जो तीसरा डिफिनेशन है, तीसरी परिभाषा है गोलीय दर्पण से संबंधित, वो है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, वही सेम टू सेम पैटर्न, अर्थात गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, अर्थात खोखले गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सेम टू सेम वही डिफिनेशन उसी टाइप से रिलेट करता हुआ यहां पे देखेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वही डिफिनेशन है, बस उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, बस त्रिज्या का फर्क है। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पे देखिएगा, त्रिज्या को अगर हम प्रदर्शन की बात करेंगे, निर्देशन का बात करेंगे, तो यहां पे उसकी त्रिज्या को R से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि त्रिज्या का होता है रेडियस और रेडियस में पहला अक्षर आता है R, इसीलिए हम इसको प्रदर्शित करते हैं R से। यहाँ पे वक्रता केंद्र को क्यों C से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका होता है कर्वेचर, कर्वेचर में आता है पहला अक्षर C, इसीलिए वक्रता केंद्र को, दर्पण की वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। तो रेडियस के हमने R का प्रयोग कर दिया। यहां पे अगर चित्र में अवतल और उत्तल में आप देखेंगे तो यहां पे देखिएगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वह खोखले गोले की त्रिज्या, अर्थात अगर हम इस वृत्त की त्रिज्या देखेंगे तो केंद्र से परिध तक की दूरी, केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पे ये हो जाएगा हमारी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से प्रदर्शित कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज ये होता है, अगर हम इस चीज को यहां से केंद्र से लेके इस परिध पर मिला दें तो क्या यह वक्रता त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? आप लोग इस चीज को कमेंट में बताइएगा, क्या ये वक्रता त्रिज्या होगी? अगर हम केंद्र को दर्पण के ध्रुव से ना उसके किसी एक पार्ट से मिला दें, परिध से मिला दें अवतल दर्पण के, तो क्या वह वक्रता त्रिज्या कहलाएगी या फिर नहीं कहलाएगी? इसमें अगर देखेंगे तो इस प्रकार से ये वक्रता त्रिज्या होगी या नहीं होगी, कमेंट में बताइए। देखिए, हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी के विषय में देखिए, दो परिभाषाएं होती हैं, चाहे जिस परिभाषा को आप लेंगे इससे भी रिलेटेड दो परिभाषाएं होती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया, ये यहां से लेके दूरी यहां तक जो होती है वो उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या की अगर एक और परिभाषा की बात करेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव की बीच की दूरी जो होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो एक परिभाषा यहां से भी निकल के चली आती है, C और P के बीच की दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या होती है। अर्थात इस अवतल दर्पण में PC जो है, इस अवतल दर्पण में PC हमारी वक्रता त्रिज्या है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और वक्रता त्रिज्या के लिए रेडियस शब्द प्रयोग किया जाता है, जो कि उसके पहले अक्षर को हम उसके प्रदर्शन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे चौथा टॉपिक हमारा फोकस दूरी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी लंबाई, ध्यान दीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी लंबाई, हाफ लंबाई को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये आधी लंबाई वाला मैटर है इसमें। और इससे जो प्रदर्शन की बात होगी उसको हम यफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यफ से। यहाँ पे स्मॉल यफ से क्यों प्रदर्शन करते हैं वो अगला वाला जब टॉपिक चलेगा इसमें पता चल जाएगा क्यों स्मॉल यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी लंबाई को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पे फोकस दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पे यफ बराबर जो होगा वो होगा R/2। यहाँ पे अगर फोकस दूरी बराबर तो आधी लंबाई अर्थात वक्रता त्रिज्या R हो गई और इसकी आधी लंबाई जो हो गई वो हो गई फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या की आधी लंबाई दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी ये भी पूछता है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी फोकस दूरी होगी 20 सेमी, फोकस दूरी होगी 20 सेमी और वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 40 सेमी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की दोगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हमारी वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है तो हमारी फोकस दूरी 15 सेमी उसकी आधी हो जाएगी। अगर हमारी वक्रता त्रिज्या
50 सेमी है तो हमारी फोकस दूरी जो हो जाएगी वह 25 सेमी हो जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में बहुत से बहुविकल्पी भी आ जाते हैं और बहुत से जो होते हैं इसके विषय में ये भी पूछ लेता है कि इसमें क्या संबंध होता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो 5वां टॉपिक है वो है मुख्य अक्ष को लेकर। देखिए मुख्य अक्ष को लेकर जो होता है, अगर हम मुख्य अक्ष को लेकर देखेंगे तो अवतल और उत्तल के लिए परिभाषाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इसमें आप डाउट मत होइएगा। सॉरी, मुख्य अक्ष को लेकर नहीं, यहाँ पे मुख्य फोकस को लेकर, इन दोनों में जो परिभाषाएं होती हैं थोड़ा सा भिन्न होती हैं। तो मुख्य अक्ष को देखेंगे तो दर्पण के ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण का ध्रुव हमारा P है और केंद्र को ये रेखा जो वक्रता त्रिज्या से होती हुई, ये वक्रता त्रिज्या को मान लेंगे अगर हम, तो दर्पण के ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के विषय में एक और गहरा टॉपिक होता है कि मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब का कार्य करता है। ये कभी कभी डाउट वाला पॉइंट पूछ देता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दर्पण के ध्रुव पर जो मुख्य अक्ष होता है वो अभिलंब का काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसके प्रदर्शन की बात होगी तो मुख्य अक्ष के प्रदर्शन को क्लियर नहीं किया गया है कि उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा ये चीज। तो यहाँ पे देखिए जो अगला हमारा टॉपिक, अंतिम टॉपिक जो है वो मुख्य फोकस को लेकर है। मुख्य फोकस के विषय में जो होता है वो दो परिभाषाएं दी गई हैं। अवतल दर्पण के लिए थोड़ी सी अलग होती है, उत्तल दर्पण के लिए थोड़ी सी अलग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों का, हमने तो एक ही लिखा है, दोनों का देख लेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, हम जान गए कि मुख्य अक्ष ये होता है, ये वाली रेखा। तो देखिए यहाँ पे हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है, ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं ये केंद्र हो गया और ये हो गया मुख्य अक्ष, इस तरीके से। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा, समांतर का मतलब क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसको जो प्रदर्शन की बात होती है कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे फोकस दूरी की अगर प्रदर्शन की बात होगी तो उसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए हमने पहले कहा कि इसको स्मॉल एफ से और इसको कैपिटल एफ से क्यों प्रदर्शित किया जाता है। तो मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से और स्मॉल एफ से फोकस दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। यही भिन्नता होती है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर, समान अंतर पर इसके सीधे, समांतर का मतलब होता है वह रेखाएं जो दोनों समान अंतर पर हो। ये बात ध्यान दीजिए। जैसे अगर हमने एक रेखा ऐसे खींच दिया, अगर समांतर की बात करेंगे तो इसके समांतर ये रेखा होगी इस तरीके से। अगर समांतर जिसकी दूरी क्या होगी आपस में समान अंतर पर होगी, 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी, अगर कहीं पे भी इसकी दूरी 3 सेमी हो गई तो ये समांतर रेखा नहीं कही जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए अवतल दर्पण के लिए हम कहेंगे जिस बिंदु से होकर जाती है, क्लियर है, जाती है। और इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए कहा जाता है जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरण गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहां से गई, तो इसी को कहेंगे मुख्य फोकस, जिसको हम यफ से प्रदर्शित करेंगे। देखिए इसके दूरी की बात करेंगे, जब पूरी दूरी आएगी तभी हम स्मॉल एफ का प्रयोग करेंगे। जब यहां से लेके यहां तक की दूरी आएगी तब स्मॉल एफ, लेकिन इसको प्रदर्शन के लिए कैपिटल एफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे भी देख लीजिए ये एफ है, इसकी पूरी दूरी पी से लेके एफ के बीच की दूरी, पी से लेके यहाँ पे आधी दूरी जो होती है उसको स्मॉल एफ से, और अगर इसके प्रदर्शन की बात करेंगे तो ये एफ हो जाएगा। केवल बिंदु की बात करेंगे, वह बिंदु तो एफ हो जाएगा, जिसको कहते हैं मुख्य फोकस।
तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर जो भी आपको डाउट है वो आप हमको कमेंट में बताइएगा।